तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जैसे कि हम बात करें यहाँ पे मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका खुद का क्या हो, मास हो, तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो मैटर कितने होते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा है 9th में, सॉलिड का, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट होती है मैटर्स की। ठीक है, तो 3 स्टेट जो होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें से हम पढ़ेंगे अभी गैसियस स्टेट। बिल्कुल बेसिक में नहीं जाऊंगी, सिर्फ हम करेंगे पेपर के हिसाब से तैयारी। ठीक है, तो गैसियस स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि गैस जो होती है, एक तो वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। जैसे सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करके भरा हुआ होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबल होती है ये। अच्छा, दूसरा क्या होता है, गैसेस के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उसके बाद गैस के पास ना खुद की कोई शेप है, ना खुद का कोई उसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें थर्मल एनर्जी के बारे में। जो गैसेस में जो होती है थर्मल एनर्जी, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। थर्मल एनर्जी जब जनरेट होती है जब पार्टिकल क्या हो, मोशन में हो। जब पार्टिकल मोशन में होते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ही मतलब, अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये देखो, थर्मल एनर्जी कब जनरेट होती है, जब पार्टिकल क्या हो, मोशन में हो। जब पार्टिकल क्या हो, मोशन में हो, तब हमारे पास क्या होगी, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, और ये क्या करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। तो गैस के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ, इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ गैस के लॉज हैं। ठीक है, वो 4 लॉ हैं, वो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर, और उस 4 लॉ से क्या होता है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। जैसे इसका नाम है बॉयल, कोई चीज़ बॉयल हो रही है तो हम टेम्परेचर, इसमें क्या कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, जब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो P क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/V के बराबर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि P जो है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/V के। और अगर इसको हम वैसे खोलेंगे PV कांस्टेंट के हिसाब से, तो एक इक्वेशन बनेगी P1, इसको इधर रखेंगे तो वो कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, कांस्टेंट के, तो P1 V1 = P2 V2। अगर 2 गैसेस के बारे में दे रखा हो तो हम इस तरीके से इक्वेशन को लगा के, और अगर हमें एक प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो, दूसरे में वॉल्यूम की और प्रेशर की दे रखी हो और वॉल्यूम पूछे, तो आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी तक पूछा है उसमें पूछा गया था कौन सा लॉ, मैं बताती हूँ आगे। चार्ल्स लॉ भी पूछा था। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स में आप याद रखोगे PC कंप्यूटर हम बोलते हैं ना, PC, तो P से इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो PV = nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन आप लगाते हो, इसमें क्या होगा कि प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो V = T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, अगर एक गैस के लिए लिखे तो 1/T1, एक कंबाइंड इक्वेशन लिख देती हूँ मैं भाई, T2। ठीक है, अगर 2 गैसेस के लिए निकाल रहे हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड लॉ जो हमारे पास है, वो है गे-लुसेक लॉ। ठीक है, इस लॉ में क्या कहा था, इस लॉ में कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो PV = nRT। अब ये कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से ये चीज़ हो गई सॉल्व। अब ये लाज आपको पता चल गया, आप इतना याद रखो। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन अगर आप बनाना चाहो तो क्या बनेगी, P1 T1 / P2 T2। ठीक है, अगर किसी गैस का एक का प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, दूसरी का प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर पूछे, तो आप इस इक्वेशन को लगाओ और आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, इसके अंदर क्या था, देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होती है, N। ठीक है, किसके ऊपर होती है, N की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके अंदर मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है, इसके लॉ के अंदर क्या बताया गया था, वो 2 लाइनें आपको ज़रूर याद रखनी है। उसमें क्या कहा गया था कि अंडर सिमिलर कंडीशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कि ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है N, तो इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन क्या कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर।
तो फ्रेंड्स मैंने अभी क्वेश्चन पेपर ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप देख लेना पुराने क्वेश्चन पेपर में, कि वहाँ पे कुछ आपको अलग अलग गैसेस दी गई थी और पूछा था कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ, आपको वहाँ पे ये एवोगैड्रो लॉ लगाना था, वहाँ पे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये लगाना था कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक के गिवन है तो आपके पास सभी के पास उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलर, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए वहाँ पे, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो यही लॉ सिर्फ अप्लाई किया था और इसी लॉ से क्या हो गया था, हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, बाकी कुछ भी उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, एक क्वेश्चन पेपर मिला है जहाँ पे मेरे से, ये है 2021 का, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे। तो इसमें पूछा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज। अब बोलते यहाँ पे क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। इसने कह दिया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली विद टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो बताओ कौन से लॉ ने ऐसे कहा था। तो इसमें देखो, आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा था प्रेशर कांस्टेंट होगा, गेल-लेज़र लॉ में आपने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉ कौन सा था, किसमें क्या कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, आपको सीधा तुरंत आप इसके आंसर टिक कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ ये याद रखिए और एवोगैड्रो का ये याद रखिए, क्योंकि अगर ये पिछली बार गेल-लेज़र वाला क्वेश्चन आ चुका है तो चांस है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन आए, या इसी मैं आगे बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन आने की चांस और है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, या हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। ठीक है, ठीक है, ये होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम बात करते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ हमारे पास क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लो एक साइड आपको वही चीज़ है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन है, दूसरी साइड आपको दो चीज़ें गिवन है और एक निकालनी हो, तो आप तुरंत ये वाला लॉ लगाओगे और आप इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। और आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान पढ़ोगे आपको अपने आप दिमाग में आएगा, अच्छा इसमें ये चीज़ गिवन है, तो आप तुरंत लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी अगर पूछ लें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, NRT होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे PV है, N की जो है नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या करो, W/M कर दो। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैंने बता रखा है पीछे एक सॉल्यूशन के चैप्टर में कैसे निकालते हैं, N इज इक्वल टू वेट जो गिवन बाई मोलिकुलर मास। ठीक है, अब वो यहाँ पे लिख दो आप। अब ये M यहाँ ले आओ, V यहाँ ले आओ, तो ये जो है आपके पास ये किसके बराबर, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, PM अपॉन RT। तो अगर डेंसिटी ऑफ गैस पूछें तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने सॉल्यूशन के चैप्टर में भी आपको बताया था। पी टोटल, इसमें टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, जो आपके पास अलग अलग गैसेज हैं उनके मिक्सचर, जो आपको नॉन रिएक्टिव गैसेज का जो मिक्सचर आपको गिवन है उनके प्रेशर, उनके आराम से उनके पार्शियल प्रेशर जो है इंडिविजुअल गैसेज के पार्शियल प्रेशर के ये बराबर होता है। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू ये, और कभी भी अगर ये सिर्फ ये याद रखो, ये ऐसे ही फॉर्मूला आ सकता है बस, कि अगर प्रेशर ड्राई गैस का पूछ ले तो किसके बराबर होता है, पी टोटल में से एक्वस टेंशन माइनस कर दो। और एक्वस टेंशन हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक तरह से प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एक्वस टेंशन होगा। और ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि एस्टेट में सीधा फॉर्मूला पुट करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो आपने देखे ही हैं, पुराने पेपर आप लगा के भी देख सकते हो कितना कितना पेपर टफ आता है, कुछ टफ नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है वो पढ़ते हैं। इसमें देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिमिलर कंडीशन किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अलग अलग गैसेस का वो किसकी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी के क्या है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम बात करें तो रेट जो है, आपकी बात करें यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनकी डेंसिटीज के। ठीक है, डेंसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम यहाँ पे दो गैसेस गिवन है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, R1/R2 इज इक्वल टू रूट D2/D1, डेंसिटी ऑफ गैस 1, डेंसिटी ऑफ गैस 2। आपको क्वेश्चन गिवन हो, मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 गैस का गिवन हो, आपको सेकंड पूछ लें और ये दोनों गिवन हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो इसको। ठीक है, अब डेंसिटी
अच्छा, अगर मान लो आपके पास आपको मोलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है गैस 1 का, और आपसे पूछे रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ, तो उस टाइम आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? उस टाइम आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। R1/R2 इजिकल टू M2/M1, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप देखते हो कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। और यहाँ पे अगर आप मास लिखोगे, अगर मास के फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे अगर मास लिखते हो तो मास क्या आएगा नीचे, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम इसको M2/M1। अब देखो R1/R2 इजिकल टू ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का ये फॉर्मूला भी है। यहाँ पे अगर आपको प्रेशर भी गिवन है साथ में और फिर आपसे पूछे रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो अगर आपको बोल दे कि आपको प्रेशर गिवन है, ये सब गिवन है, और आपको दो गैसेस गिवन है जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, और उसके बाद आपसे पूछ ले रेट ऑफ डिफ्यूजन, पूछ ले किसी एक गैस का, तो आप फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, अगर आपको करना है तो हो सकता है तो शायद एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस होंगे, आप एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी। और मैं ये बोल रही हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और लास्ट का टाइम है आपको याद करना है चीज़ें, तो ये याद रखो फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम? काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। वो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है? वो है PV इजिकल टू 1/3 mNc², ठीक है। m जो है हमारे पास ये क्या है? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे n जो है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो ये c है ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आएंगे, क्योंकि एस्टेट में इतना टाइम नहीं होता है। आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दो, इतना ही टाइम होता है। कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन बस देखो और टिक मारो, बस इतना ही इजी पेपर होता है, ठीक है। काइनेटिक, और जो बोलते हैं ना कि पेपर बहुत डीप आता है, पता नहीं कहाँ से, तो कहीं से नहीं आता वो सारा। ज़्यादातर 50 मार्क्स का पेपर तो ऐसा होता है जो आपकी एनसीईआरटी से आता है, इससे बाहर से नहीं आता। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें n मोल्स ऑफ गैसेस की निकालनी हो तो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? 3/2 nRT। फॉर्मूला इज 3/2 nRT, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज PV इजिकल टू 1/3 mNc²। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की निकालते हो तो आपने बोला 3/2 nRT, ठीक है। नंबर ऑफ, मान लो मोल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? 1 की, तो यहाँ पे 1 लिख दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1। अब 3/2 RT। अब इसको अगर R को मैंने डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा? K। और K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी हमें वैल्यू पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या है? पता है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे इसकी वैल्यू याद करके जाना, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपकी बोल्ट्जमैन की वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये करते हैं यहाँ पे URMS की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे ये देखो √3RT, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकलती है? फॉर्मूला क्या है? ये है √3RT/m। यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है? √2RT/m। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है? √8RT/m। ये याद कर जाना, ये याद कर जाना। और ये रेशियो जो है, ये जो ऑर्डर जो है, ये याद करके जाना, इसको याद कर लेना, RAM राम। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होती है ये एवरेज वेलोसिटी से, ये ज़्यादा होती है किसकी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। तो ये ट्रेंड याद कर जाना भाई, अगर क्वेश्चन में पूछ सकते, डायरेक्ट आएगा तो फिर आप टिक मार लेना। अच्छा, अब इसका रेशियो पूछ ले कि इनके हिसाब से इसका रेशियो क्या है, तो रेशियो में RAM उल्टा याद कर लेना, 1, मतलब यहाँ से तो ये याद कर लेना, और यहाँ पे देखना रेशियो क्या है? ये है 1 रेशियो, यहाँ पे क्या है? 1.128, ठीक है। रेशियो 1.224, ये याद कर जाना। ये 1 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, ठीक है। ये रेशियो याद कर जाना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है कि ना, थोड़ा सा फॉर्मूला, मान लो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, और फॉर्मूले में आपको दे दिया प्रेशर दे दिया और आपको डेंसिटी दे दी, और आपसे पूछ के बताओ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे मेरे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास ये है, मैं कहाँ से निकालूँ वो चीज़ें? अरे भाई, थोड़ा फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देख लिया करो, आप चीज़ें उसमें देख लिया करो, कुछ अगर आप रख सकते हो, हटा सकते हो, पूरा खोल के देखा करो, खोलने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो जैसे मान लो अब ये गिवन है आपके पास, आपको पता है क्या होता है, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इजिकल टू nRT, ठीक है। अब n मान लो 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, तो PV किसके बराबर है? RT के बराबर। आप RT की जगह क्या पुट कर दोगे? PV पुट कर दो, ठीक है। और मास और वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम किसके बराबर है? D के बराबर। आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया 2P/D।
तो आपसे यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? तो कोई भी आप जिससे फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी हो सकता है भाई, आर टी की जगह आप यहाँ पे भी पी वी रख सकते हो, ये भी पी बाई डी आ सकता है, और साथ में यहाँ पे एम है तो साथ में नहीं, सॉरी एम नहीं, यहाँ पे क्या रखेंगे आप, इसका भी क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वी बाई एम, और एम और वी क्या बन जाएगा डी, ये भी डी आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें पाई साथ में रह जाएगा, ये भी डी आ जाएगा नीचे, पी डी। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सपेंड करके देख लिया करो फॉर्मूले को। अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब पढ़ते हैं हम रियल गैसेस के अंदर। द गैसेस विच ओबे द गैस लॉ ओनली एट रूम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैस है, अगर वो गैस लॉ को फॉलो करती हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो उनको हम क्या कहेंगे, रियल गैसेस। क्या कहेंगे, रियल गैसेस। अब एक वंडरवॉल इक्वेशन आई थी जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। ठीक है, वो क्या आई थी, वो ये आई थी। उसमें क्या था, क्योंकि पहले जो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, पीवी इज इक्वल टू nRT थी। ठीक है, अब क्या होता है रियल गैस में क्या है कि रियल गैस जो है उसमें थोड़ा सा डेविएशन हमें मिला, कि प्रेशर में मिला, थोड़ा सा वॉल्यूम में मिला, तो वो कितना मिला, वो हमारे पास ये है। और रियल गैसेस के लिए इसीलिए एक नई इक्वेशन आती है जिसका नाम है वंडरवॉल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, P प्लस AN² बाई V², V माइनस NB, इतना डेविएशन मिला, इज इक्वल टू nRT। ये आपको याद रखनी है, कई बार ये इक्वेशन ही पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो A और B है इनका सिग्निफिकेंस भी याद रखनी है। A की क्या सिग्निफिकेंस होती है, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। B क्या होती है, मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये, और इनकी यूनिट भी याद रखनी है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ, पुराने पेपर उठा के देखना। Z किसे डिनोट करते हैं, Z से। इसका मतलब क्या होता है, इट मेजर्स द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड इज गिवन एज, इसको हम किस तरीके से देते हैं, एस से, कि कितना जो उसके अंदर डेविएशन आया वो हम किससे बताते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बताते हैं। और फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ पे PV बाई nRT याद रखो, और Z हम क्या निकालते हैं, ये डेविएशन इतना, Z इज इक्वल टू PV अपन nRT, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये याद रखना है कि Z की वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए, और रियल गैस के लिए नॉट इक्वल टू 1 होती है। पॉजिटिव होगी मतलब Z बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव, और Z छोटा होगा तो नेगेटिव। पेपर में आया हुआ था शायद ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैसेस। तो आपको सिर्फ ये टिक लगाना। तो बताओ इसमें कितनी सेकंड लगी, 1 सेकंड भी नहीं लगी। अगर आपको आता है तो 1 सेकंड में फटाक से टिक लगाया। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर। हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ पढ़ा था, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं या बॉयल्स पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस, जहाँ पे रियल गैस क्या करे, आइडियल गैस को ओबे करने लग जाए। ठीक है, ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बॉयल्स टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। देखो ये कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है चाहे उसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगा लो, ठीक है, कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी उस टेम्परेचर, तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखना इसको। अब इसमें आई थिंक 1 पेज और बचा होगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर बाहर के जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें पढ़ते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे निकालते हो, फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन और लेंथ की मीटर। ठीक है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है F ईटा A, और आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, डेल म्यू बाई डेल जेड। तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। ये एरिया हो गया, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया जिसकी यूनिट होती है ये। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पे याद रखना कि जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा,
ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी आप जो बात कर रहे हो ये क्या होंगे, दोनों डिक्रीज होंगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, कई बार अगर आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़े, तो आप ये कर सकते हो। और बाकी ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया, आप इसमें ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया बाकी सब चीज़ें कितने में क्या करना है, और ऐसे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और होप कि इससे बाहर तो वैसे तो अभी तक तो आए नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, और होप कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये करके चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा लिख के पूरा आपके लिए एक 19 मिनट की वीडियो बनाई है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।